सदियों पहले की बात है। एक गांव था भगवानपुर, जहां झूलन नाम का एक किसान रहा करता था। किसान काफी गरीब था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वो खेती कर गुजारा नहीं कर सकता था। तो वो एक गाय रख लिया था। वो उसी का दूध सराइया बाजार में ले जाकर बेचता था। वहां एक ढाबा था जिसका मालिक का नाम चिरकुट था। ढाबा का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। वो बहुत ईमानदार था। झूलन के दूध का पैसा रोज दे दिया करता था। वो झूलन से कहता कि नौजवान, तुम ही एक ऐसा आदमी हो जो बहुत ईमानदार हो, दूध में कोई मिलावट नहीं करते। तुम्हारे अलावा हमारे पास जो भी दूध वाला आता है वो अवश्य ही मिलावट वाला आता है। तो मैं भी का नहीं हूं। उन्हें कभी समय से पैसा नहीं देता, और वो भी पूरा नहीं। अब जैसा काम वैसा दाम है। लेकिन तुम कभी दूध में पानी मिलाने की गलती मत करना। तुम्हें ईमानदारी के साथ रोज पैसे मिलते रहेंगे। झूलन बहुत भोला था, तो वो कोई गड़बड़ी नहीं करता। उधर ढाबे वाले की 3 बीबियां थी। वे सबके सब चंचल मन की थी। 2 तो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन एक बिल्कुल नई थी। अभी 2 साल पहले ही तो किसी गांव से भागकर काम के तलाश में नगर में आई थी। लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। हाँ, गलत सलाह देने वाले बहुत मिले। जो उसे पसंद नहीं आया। वो गांव की थी, इज्जत के साथ जिंदगी जी थी, तो वो मेहनत करके ही खाना चाहती थी। वो जब चिरकुट के ढाबे पर आई तो उससे काम मांगी। चिरकुट बोला कि हमारे पास कोई काम नहीं है। मैं कभी किसी को काम पर नहीं रखता, और औरतों को तो बिल्कुल नहीं। क्या है कि मैं एक चतुर आदमी हूं। तुमसे पहले हमारे पास 2 स्त्रियां काम के लिए आई, लेकिन मैंने उन्हें काम देने से मना कर दिया। तो वो मेरे यहां काम करने के जिद पर अड़ गई। तो मैंने उनसे विवाह कर लिया। अब वो हमारी पत्नी बनकर बहुत दिनों से रह रही है। मुझे फायदा हुआ कि उन्हें पगार नहीं देना पड़ता है, और उन्हें फायदा हुआ कि मुफ्त में रहने को घर, खाने को खाना और वस्त्र मिल जा रहा है। ऊपर से अपनी जिम्मेवारी समझकर सारा काम कर डालती है। नौकरानी रखता तो 3-4 घंटा टाइम पास कर अपने घर चली जाती, जबकि जब पत्नी बन गई है तो रात दिन कभी भी काम में लगी रहती है। मुझे काम की कोई चिंता ही नहीं है। चिरकुट उस नई स्त्री से बोला कि यदि तुम्हें इस नगर में कहीं काम नहीं मिल रहा है तो तुम भी यही कर डालो, किसी नौजवान से शादी कर डालो। स्त्री बोली कि मुझे आज के नौजवानों पर जरा भी भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए। ऊपर से ये नगर है, ज्यादातर लोग किराए पर रहते हैं। माना कि किसी से मैं विवाह कर ली और वो धोखेबाज निकला तो सुबह में काम पे जाने के बहाने निकल जाएगा, और वो कभी वापस नहीं आएगा। वो बोली कि मुझे इस तरह के सुझाव ना ही दो तो अच्छा है। तब चिरकुट का मन खुद ही स्त्री पर डोल गया और बोला कि यदि तुम्हें मेरा ढाबा पसंद है तो तुम मुझसे ही विवाह कर रह सकती हो। स्त्री बूढ़े की बात सुनकर तिल मिला गई और वहां से चली गई, लेकिन 2 घंटे में ही घूमकर फिर वापस आ गई और बूढ़े चिरकुट से बोली कि मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। वो चिरकुट से विवाह कर ढाबे पर रहने लगी। अब चिरकुट की 3 पत्नियां थी। वो 4-5 साल से चिरकुट के ढाबे पर रहती थी। जब झूलन गांव से दूध लेकर ढाबा पर जाता तो स्त्री को वो बहुत अच्छा लगता था। वो कई बार झूलन की कुछ मदद भी कर दी थी। वो जब कभी अकेली ढाबे पर होती और झूलन उसके ढाबे पर दूध लेकर पहुंच जाता, तो वो उसके विषय में जानना चाहती कि वो कहाँ का है, उसके घर में कौन कौन है। तब झूलन बताया कि मैं अकेला आदमी हूं, मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक घर है, थोड़ी जमीन है और एक गाय है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्त्री बोली कि तुम हिम्मत मत हारो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दोनों में अक्सर बात होती रहती। स्त्री अपने मन की बात भी झूलन से बता दी कि मैं कहने को बूढ़े की पत्नी हूं। वास्तव में बूढ़ा किसी स्त्री को रखने का काबिल नहीं है। ये जन्मजात ताली बजाने वालों की मंडली का है। हम स्त्रियां तो अपना पेट पालने के लिए
यहां रहती है और उसे भी हम मुफ्त की नौकरानी मिल गई है। झूलन को भी वो स्त्री अच्छी लगने लगी थी। वो चाहता था कि उसे यहां से निकाल ले जाए। यहां एक जवान स्त्री की जिंदगी बेकार में खराब हो रही है। उसकी मजबूरी है कि पेट के खातिर पड़ी हुई है। लेकिन झूलन कौन सा अमीर था। गाय जब तक दूध देती तब तक तो ठीक था। जब दूध देना बंद कर देती तो झूलन को दिन में तारे दिख जाते। वो गाय के बछड़े या बछिया को बेचकर अपना गुजारा करता। उधर एक दिन एक सेठ चिरकुट के ढाबे पर एक कमरा लेकर ठहरा। वो बड़ा सेठ था। उसके पास काफी पैसा था। वो जब सुबह कमरा से चला गया, कमरे की सफाई के लिए चिरकुट की छोटी स्त्री गई तो देखकर हैरान रह गई। वहां पैसे की एक पोटली रह गई थी। जाहिर था कि पोटली सेठ की थी। वो उसके लिए कभी भी वापस आ सकता था। स्त्री ने बड़ी चालाकी से वो पोटली ढाबे से दूर एक पेड़ के पास गड्ढा खोद कर छुपा दी और फिर अपने काम में लग गई। उस कमरे की सफाई चिरकुट की पत्नियों ने बारी बारी से किया। उन्हें पता था कि जब कोई बड़ा सेठ कमरे में ठहरता है तो जाते वक्त एक सोने या चांदी का सिक्का जरूर रख कर जाता है। उधर सेठ को रास्ते में जाते वक्त जब अपनी पैसे की पोटली टटोली तो पोटली थी ही नहीं। वो हैरान हुआ कि उसने तो पोटली को संभाल कर रखा था। फिर कहाँ गिर गई? कहीं उस ढाबे वाले के कमरे में तो नहीं छुट गई कि कहीं रास्ते में गिर गई। उसे ध्यान ही नहीं आ रहा था। सेठ उम्रदराज था। वो हर बात भूल जाता था। वो सोचा कि चलो ढाबे वाले के पास चल कर देखते हैं, शायद मेरी पोटली उसी के यहां छूटी हो। वो चलकर चिरकुट ढाबे वाले के पास आया और बोला कि तुम्हारे यहां हमारी पैसे की पोटली छूट गई है। चिरकुट बोला, पैसे की पोटली? भला ये कैसे हो सकता है? ठीक है, आप उस कमरे में जाकर देख सकते हो। चिरकुट अपनी पत्नियों को बुलाया और बोला कि तुम तीनों ने क्या उस कमरे में पोटली देखी थी? स्त्री बोली कि नहीं, हमने कोई पोटली नहीं देखी। आप जानते हो कि जो भी ग्राहक का चीज छूट जाता है हम आपके पास लाकर जमा कर देती है। चिरकुट बोला, सेठ जी आपका सामान यहां नहीं है, आप कहीं रास्ते में जाकर तलाशो। सेठ बोला कि क्या बात करते हो, मेरा सामान यही है, तुम लोगों ने चुराया है, मेरा सामान वापस करो वरना शिकायत लेकर राज दरबार जाऊंगा, तेरा ये ढाबा बंद करा दूंगा। चिरकुट बोला कि सेठ जी आपकी जब याददाश्त ही सही नहीं है तो फिर किसी भी दरबार में जाओ, तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप पहले अपने भूलने की बीमारी का इलाज कराओ। आप हर बात भूल जा रहे हो। आपको यह भी नहीं पता कि आप मेरे यहां 1 साल पहले ठहरे थे, पिछली रात कहां ठहरे थे, आपको यह भी याद नहीं है। यह बात सुनकर सेठ सिर खुजलाने लगा कि 1 साल पहले यहां ठहरा था तो रात को कहां ठहरा था, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। सेठ चिरकुट की बात सुनकर ऐसा चकराया कि वो भूल गया कि उसे कहां जाना है। वो पिछली साल की बात याद कर तो कहीं नहीं जा रहा। शुक्र था कि उसे अपना घर याद था। तो वो चिरकुट से बोला कि भाई माफ करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भूलने की बीमारी लग गई है, मुझे ठीक से ये भी याद नहीं कि घर से पैसा लेकर चला था या ऐसे ही निकल गया था। चिरकुट बोला कि इस वक्त आप अपना इलाज कराओ और घर में आराम करो। अब अपने काम की जिम्मेवारी बच्चों पर डाल दो। आपकी उम्र हो चली है, ऐसे में आदमी का दिमाग फेल कर जाता है। घर से निकला आदमी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। वो पागल हो जाता है। आप धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ रहे हो। अभी पूरा पागल होने ने समय है, इससे पहले घर लौट जाओ। सेठ सिर खुजलाता हुआ घर चला गया तो चिरकुट की पत्नियां राहत की सांस ली। छोटी वाली को तो अपना मकसद कामयाब होता दिखा। वो रात के वक्त गड़े थैली को निकाल कर सुरक्षित रख ली। दूसरे दिन जब झूलन आया तो स्त्री अकेली थी। झूलन बताया कि अब मैं 4-5 माह तक पुनः दूध लेकर नहीं आ सकता। गाय दूध देना बंद कर दी है। स्त्री बोली कि अब तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, मैं कल शाम तक किसी भी हाल में
तुम्हारे गांव आ जाऊंगी, हम मिलकर घर बसा लेंगे। झूलन बोला कि लेकिन हमारे पास पैसा कहाँ है? जो कुछ दूध से पैसा मिलता है वो तो खाने पीने के सामान में ही खर्च हो जाता है। स्त्री बोली कि तुम्हें नहीं पता कि स्त्री चाहे तो मन चाहे पति की तकदीर बदल सकती है। मैं सब संभाल लूंगी। मैं वादा करती हूं कि तुम्हें भगवानपुर की सबसे धनी किसान बना दूंगी। तुम कल मेरा घर पर रहकर इंतजार करना। अब सीधे सीधे तो यहां से आ नहीं सकती, मुझे कुछ गलत करना होगा कि चिरकुट बूदा मुझे यहां से निकाल दे। मैं उससे झगड़ा फसाद करने के बाद ही तो भागूंगी। अब तुम यहां से जाओ, वरना दीवार की भी आंख होती है, हम दोनों को बात करते देख लेगी। झूलन वहां से जल्दी से घर के लिए निकल लिया। झूलन गरीब आदमी था, उसका विवाह किसी कीमत में नहीं होना था। वो गरीबी में ही 30 बसंत पार कर लिया था। गांव में पहले 30 साल का आदमी बुजुर्ग माना जाता था। शादी की आखिरी उम्र 20 साल ही होती थी, तो झूलन विवाह के उम्र से 10 साल आगे निकल चुका था। लेकिन चिरकुट की छोटी पत्नी ने उसमें एक नई उम्मीद जगा दी थी। स्त्री चिरकुट से लड़ने का बहाना ढूंढने लगी तो ढाबे के खाने में काफी गड़बड़ी कर दी। वो सब्जी में शक्कर मिला दी, मिठाई में नमक मिला दिया, दाल में मिर्ची झोंक दी। जब ढाबे पर खाने वाले आए तो चिरकुट ने उन्हें खाना परोस दिया। ग्राहक खाना का पहला निवाला मुंह में डालते ही उछल पड़े। वो चिरकुट को भला बुरा कहने लगे कि तुमने खाना दिया है या जहर है। वो खाना छोड़ दूसरे ढाबा पर निकल गए। चिरकुट खाना टेस्ट किया तो उसका माथा ठनक गया। उसे पता था कि उसकी नई पत्नी ने ही आज सारा खाना बनाया है। वो पत्नी पर बरस पड़ा तो वो लड़ने पर तैयार हो गई। दोनों तरफ से पहले बहस हुई, इसके बाद हाथ भी चलने लगे। चिरकुट ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया तो स्त्री 2 थप्पड़ जड़ दी। दोनों ने में खूब मारपीट हुई। चिरकुट कुछ ज्यादा पीट गया। उसकी दोनों पत्नियों ने भी कोई मदद नहीं की। वो अपनी तीसरी पत्नी पर काफी चिढ़ गया और बोला कि मैं तुझे अब नहीं रख सकता, तू अब आज से मेरी पत्नी नहीं है। स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी थी ही कहा, मैं पहले भी कुंवारी थी और आज भी हूं। मुझे भी किसी ताली बजाने वाले के पास नहीं रहना। वो तमतमाते हुए गठरी उठाई और निकल गई। वो भागने का अच्छा बहाना ढूंढ ली थी। बहुत चतुराई से निकल गई। उसे पहले से तय था कि कहाँ जाना है। वो अपनी पोटली में सेठ वाली पोटली छुपा कर रखी थी। वो भगवानपुर में झूलन के घर पहुंच गई। झूलन उसका इंतजार पहले से कर रहा था। उसे एक स्त्री की जरूरत बड़ी बेसब्री से थी। जब वादे के मुताबिक स्त्री पहुंच गई तो वो बहुत खुश हुआ। हालांकि उसका उस स्त्री से चक्कर 1 साल से था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे तो अब योजना अनुसार मिल भी गए थे। झूलन ने स्त्री से विवाह कर लिया, लेकिन उदास हो गया। वो अपनी पत्नी को कुछ भी भेंट नहीं कर सका। उसे उदास देखकर स्त्री बोली कि मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूं, लेकिन आप भूल रहे हो कि मैंने आपसे कुछ वादा किया था। मैं अब आपके घर आ गई हूं तो उदास होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने कहा है कि आपकी तकदीर बदल दूंगी तो बदल कर रहूंगी। वो बताई कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप उससे 40-50 बीघा जमीन खरीद सकते हो, अपना व्यापार कर सकते हो या फिर बाग बगीचा खरीद सकते हो। अब आप एक अमीर आदमी हो। वो स्त्री के सहयोग से जल्दी ही जमीन और बाग खरीद लिया, एक अच्छा घर बनवा लिया। वो पत्नी के साथ बहुत प्रेम से रहने लगा। अब उसे रोज दूध लेकर बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे पत्नी से इतना धन मिल गया था कि जिंदगी चैन के साथ गुजार सकता था। इस तरह समय गुजरने लगा तो उसे लगा कि अब घर में बच्चे भी चाहिए। आखिर हमारे धन का होगा क्या? वो अपनी इच्छा पत्नी से बताया तो वो बोली कि आप चिंतित ना हो, बस इंतजार करो, आपके घर बच्चे भी आ जाएंगे। ये चाहत मुझे भी है। इस तरह 2 साल गुजरते ही झूलन के घर 2 बच्चे आ गए थे। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे।
अब उन्हें ज्यादा परिवार बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। घर को रणक्षेत्र नहीं बनाना था। तो दोनों बच्चों का पालन करने लगे। झूलन ने बड़े बेटे का नाम कमला रखा तथा दूसरे छोटे बेटे का नाम कनक रखा। दोनों समय के साथ बड़े होने लगे। झूलन के पास कोई अब धन की कमी नहीं थी। खेत की फसल अच्छी कीमत में बिक जाती थी, तो बाग के फल लदे पेड़ खड़े खड़े बिक जाते थे। फल के व्यापारी पेड़ के फल अंदाजा से ही खरीद लेते थे। उससे झूलन को बहुत आय हो जाती थी। झूलन के लिए उसकी पत्नी कुबेर की भंडार बन गई थी। समय के साथ कनक और कमला सयाने हो चले, तो झूलन की पत्नी बोली कि अब घर में एक बहू की कमी रह गई है, आप कमला का विवाह तय कर दो। कई लोग हमारे दरवाजे पर आकर बेटी के विवाह के लिए अपने जूते घिस रहे हैं, आप उसी में से किसी के बेटी के साथ कमला का विवाह कर दो। झूलन सोच रहा था कि एक उसका समय था जो कोई विवाह के लिए पूछने भी नहीं आया। एक वो दिन और एक आज का दिन कितना बदल गया है। लड़की वालों को हाथ जोड़कर मना करना पड़ता है कि भाई अभी बेटे छोटे हैं, 1-2 साल बाद विवाह की बात करूंगा। तो वो दरवाजे से जाना ही नहीं चाहते हैं। पत्नी की बात झूलन टाल नहीं सकता था। वो पत्नी की सलाह पर बेटे कमला का विवाह पास के गांव मंगरूपुर में करा दिया। कमला की बहू घर में आ गई, लेकिन वो स्वतंत्र विचार की थी। 1-2 सप्ताह तो ठीक से रही, लेकिन अब उसे घूमने की स्वतंत्रता चाहिए थी। वो बाजार घूमने की बड़ी ही शौकीन थी। वो जब पति से बाजार घूमने की इच्छ जाहिर की तो कमला ने मना कर दिया कि नई स्त्री का इस तरह घूमना मां और पिताजी का अच्छा नहीं लगेगा। यहां हमारे गांव में वर्षों से बहुत सी स्त्री अपने घर में पड़ी हुई है। वो अपने घर के बैठका में भी नहीं आई है। तुम्हें घूमने का विचार अभी त्याग देने चाहिए। स्त्री समझ गई कि सीधी तरह बात बनी बन सकती, तो वो झूलन पर ही इल्जाम लगा दी कि मुझे गलत तरीके से देखते हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर झूलन की पत्नी भी सकते में आ गई। वो जानती थी कि झूलन बहुत भला आदमी है, और फिर दोनों साथ ही तो रहते हैं, तो फिर बहू को कब देख लिया। उधर झूलन सीधा आदमी था। इस तरह का इल्जाम से बहुत हताहत हो गया। उसके दिल को बहुत ठेस लगा। वो समझ गया कि बेटे का विवाह करके गलती कर दिया है। उसे लंपट स्त्री मिल गई है, ये मेरे घर को बर्बाद कर देगी। वो पत्नी से बोला कि तुम्हारी पागलपन के चलते ये दुष्ट स्त्री मेरे घर में आ गई है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैंने इज्जत की जिंदगी जी है, पास पड़ोस में कभी झांकने का काम नहीं किया है। स्त्री बोली कि मैं आपको भली भांति जानती हूं, आप मेरे लिए देवता हो। आप टेंशन मत लो, मैं दुष्ट बहू घर में रखूंगी ही नहीं। मैं उसका कान पकड़कर बाहर करती हूं। वो बहू से बोली कि मैं तुझे अब अपने घर में नहीं रख सकती। तुम बहुत दुष्ट औरत हो, मेरे पति पर गलत इल्जाम लगाई हो, कल मेरे छोटे बेटे पर गलत इल्जाम लगा दोगी। तुम यहां से निकल जाओ। सास की बात सुनकर बहू डर गई। वो सास से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने ही वाली थी कि कमला पत्नी के पक्ष में बोल पड़ा कि ये अब मेरी पत्नी है, अगर घर से निकल गई तो मैं भी इसके साथ ही कहीं चला जाऊंगा। आप दोनों को बहू रास नहीं आ रही तो आप लोगों ने मेरा विवाह ही क्यों किया। घर में बहू लाकर उसे गलत नजर से देखना, शिकायत करने पर घर से निकालना, ये घोर अन्याय है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पत्नी के साथ ही रहूंगा। कमला की बात ने स्त्री को संजीवनी दे दिया। वो दहाड़े मारकर रोने लगी, तो 2-4 पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। वो भी जान गए कि झूलन की नीयत खराब हो गई है। पहले तो बाजार से चिरकुट की पत्नी को भगा कर ले आया और उससे विवाह कर लिया, और अब बुवौती में बहू पर नीयत खराब कर रहा है। झूलन की स्त्री ने बिना देर किए बेटे कमला को अपने से अलग कर दिया। वो जमीन और बाग में बेटे को आधा हिस्सेदारी दे दी। कमला की पत्नी को आजादी मिल गई। वो तो यही चाहती थी। अब वो स्वतंत्र हो बाजार में घूमने लगी, लेकिन अब उसका घूमना व्यर्थ था। विवाहिता
स्त्री पर ध्यान देने वाले नहीं थे। किसी बेवकूफ को अपनी जिंदगी में आग लगाना हो तो किसी विवाहिता स्त्री से प्रेम करता है। कमला की स्त्री को कहीं कोई भाव नहीं मिला तो वो घर में बैठ गई। अब उसकी नजर कनक पर थी कि किसी तरह उसे अपने बस में कर लूं। सारी जमीन जायदाद मेरी हो जाएगी। लेकिन झूलन के रहते ये सब संभव नहीं था। झूलन की स्त्री ने तो छोटे बेटे से साफ माना कर दिया था कि कभी भूल से भी भाभी से बात मत करना। वो भली स्त्री नहीं है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसकी नजर दौलत पर है। उसे ना तो कमला से कोई प्यार है, ना वो कभी किसी से प्यार कर सकती है। मां के समझाने पर कनक समझ गया था, तो वो कभी भूल से भी भाभी से बात नहीं करता था। उधर झूलन के विषय में गांव वाले बहुत गलत सोचने लगे थे। उसका गांव में निकलना मुश्किल हो गया था, तो वो काफी टेंशन में रहने लगा था। पत्नी को समझ में आ गया कि अकेले छोड़ दी तो ये गलत कदम उठा सकते हैं, तो वो बोली कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही रहो। बाकी सब काम मैं मजदूरों से करा लूंगी। बाकी देखभाल के लिए कनक है ही। तो झूलन को घर में रहना ही अच्छा लगा। वो हमेशा पत्नी की बात मानता आया था, तो उसकी सलाह पर घर के बैठका में पड़ा रहता और अब तो भजन कीर्तन भी करने लगा था। उसके जिम्मे अब छोटे बेटे की विवाह की जिम्मेवारी नहीं थी। उधर कमला अपनी पत्नी का गुलाम बन चुका था, लेकिन अपने भाई कनक से बहुत प्यार करता था। वो पत्नी से छुपकर कनक से मिल लिया करता था, तो उसकी पत्नी भी सबसे छुपकर कनक से मिलती थी। उसे उल्टा सीधा पाठ पढ़ाती थी। वो कनक को सास ससुर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। वो तो यहां तक सलाह देती कि तुम माता पिता का साथ छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होने दूंगी, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहेगा। हालांकि कनक चतुर था। वो भाभी की चतुराई को समझता था। वो जानता था कि भाभी भली स्त्री नहीं है, मुझे किसी दिन बुरी तरह फंसा सकती है। वो चाहता था कि उससे बात ना करे, लेकिन ये भी जानता था कि उससे बात ना करना भी मेरे लिए घातक हो सकता है। दुष्ट से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती है। तो वो कभी कभार छुपकर भाभी से भी मिल लेता और भाई से भी। उधर कनक की मां चाहती थी कि कनक का विवाह कर दे, वरना बाद में बड़ी बहू मुश्किल खड़ी कर सकती है। वो कई जगह बात चलाई, लेकिन गांव वालों ने पहले ही अफवाह फैला रखी थी कि झूलन बदमाश आदमी है, बहुओं पर बुरी नजर रखता है। ये बात सुनकर कोई भी बेटी वाला कनक से रिश्ता करने को तैयार नहीं था। जिस तरह कमला के विवाह के वक्त सैकड़ों लड़की वाले झूलन के दरवाजे पर आए थे, लेकिन कनक के लिए कोई नहीं आ रहा था। स्पष्ट था कि बड़ी बहू की चाल थी। वो गांव में ससुर के खिलाफ रोज जहर उगलती थी और गांव के कच्चे कान की स्त्रियां उसे खूब प्रचार करती। कोई भी कनक के लिए रिश्ता लेकर जब नहीं आया तो वो खुद से प्रयास में लग गई। उधर कमला को पता था कि उसकी स्त्री कनक का विवाह नहीं होने देना चाहती है। वो बिना मतलब भाई के खिलाफ भी जहर उगल रही है। वो भाई से प्यार जरूर करता था, लेकिन पत्नी के खिलाफ नहीं बोल सकता था। वो बीबी का गुलाम जो बन गया था, वो उतना ही करता जितना पत्नी कहती। वो पत्नी से पूछे बगैर लघु शंका भी नहीं कर सकता था। हालांकि वो जानता था कि भाई को किसी मदद की जरूरत नहीं है। हमसे कहीं ज्यादा उसके पास पैसे हैं। जमीन घर बाग तो बराबर बराबर है। पशुधन है, किसी चीज की कमी कनक को नहीं है। समय के साथ कनक की मां ने मन में एक ख्याल बैठा लिया कि अब कल किसने देखा है, पति और हम जवान नहीं रहे। जिंदगी के दिन रोज एक एक दिन कम हो रहे हैं, तो हर हाल में घर में अब बहू चाहिए। कमला की गद्दारी ने उसे असमय बुढ़िया बना दिया था। सिर्फ झूलन ही चिंता में नहीं रहता था, बल्कि कनक की मां बहुत ज्यादा चिंता में रहती थी। उधर कमला की पत्नी नहीं चाहती थी कि कनक की शादी हो। वो सोचती कि कनक के हिस्से भी 20 बीघा जमीन है, 5 बीघा का बाग है। अगर किसी तरह हासिल कर लेती हूं तो मेरे पास बहुत धन हो जाएगा।
लेकिन मेरे और कनक के बीच अभी हमारी सड़ी हुई सास नागिन की तरह बैठी है। वो बेटे के विवाह के लिए भी एड़ी चोटी का पसीना बहा रही है, लेकिन वो भूल गई है कि मैं अभी जिंदा हूं। मेरे जीते जी कनक के पछाड़ हल्दी नहीं लगने वाली। अब मुझे सिर्फ बूदा और बुढ़िया के मरने का इंतजार करना है। अगर जिस दिन बुढ़िया मर जाती है तो कनक को खाना बनाकर खिलाने वाला नहीं मिलेगा। थक हार कर उसे मेरे पास ही आना पड़ेगा। तब मैं उसे बहला फुसलाकर, उसे स्त्री सुख देकर भी सारी जायदाद अपने नाम करा लूंगी। पुरुष स्त्री के बस में एक पल में आ जाते हैं। अगर कोई पुरुष बहुत कठोर भी हो तो स्त्री का आंसू वो हथियार है कि बड़े बड़े धर्मात्मा भी पिघल जाते हैं। कहने को पुरुष कठोर होते हैं, सच तो यह है कि पुरुष स्त्री से कहीं ज्यादा कोमल हृदय के होते हैं। उनसे स्त्री के आंसू देखे नहीं जाते। मैं कोई भी अस्त्र चलाकर कनक को अपना गुलाम बना लूंगी। एक दिन कमला की पत्नी बाजार से लौट रही थी कि महातिमपुर का एक आदमी मिल गया। वो कनक से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। जब स्त्री ने बताया कि मैं उसकी भाभी हूं, मेरा देवर देवता है, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, वो आपकी बेटी को फूल से भी ज्यादा सहेज कर रखेगा। लेकिन उसमें एक छोटी सी कमी है, वो जन्मजात नपुंसक है। उसे तो हिजरों की टोली में होने चाहिए। लेकिन हम लोग बड़े आदमी हैं, अपनी कमियां उजागर नहीं करते। वैसे मैं अब इस विवाह को पक्का समझूं। वो पलटकर पीछे देखी तो आदमी वहां से जा चुका था। वो खुश हुई और घर आ गई। उसे इसी तरह जितना था, वो इस बात को अपनी जीत की तरह देख रही थी। लेकिन एक दिन तो उसकी चाल उल्टी पड़ती नजर आई। लड़की वाला विवाह तय कर चला गया। उस आदमी पर गाव और किसी के विवाह काटने का कोई असर नहीं पड़ा। कनक की शादी सेट हो गई। कमला की पत्नी को लगा कि अब शादी नहीं रुक सकती, तो उसने बेहयाई का सबसे बड़ा अस्त्र का इस्तेमाल किया। वो लड़की के गांव में चली गई और खुद उस लड़की से मिली जिससे विवाह तय हुआ था। वो लड़की से बताई कि लड़का नपुंसक है। बहन, मुझे तेरी जिंदगी की फिक्र थी, इसलिए यहां आ गई। कितने अरमान से मां बाप बेटी का रिश्ता तय करते हैं, ऊपर से उनके साथ कोई धोखा हो जाए तो उनके ऊपर तो बिजली गिर जाती है। कड़की बोली कि कौन हो तुम? तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तब कमला की स्त्री बताई कि मैं कनक की भाभी हूं। मुझसे ज्यादा उसके अंतरंग बातों को कौन जान सकता है? मैं उसके एक एक अंग से वाकिफ हूं। वो रात में मेरे साथ ही सोता है। ये सुनकर लड़की भड़क उठी और अपने माता पिता से बगावत पर उत्तर आई। जब लड़की के माता पिता ने भी सुना कि लड़का का जिला गायब है, तो वो भी इनकार कर गए। अब नपुंसक से कौन अपनी बेटी ब्याहे? सो कनक की शादी नहीं हो पाई। उसकी भाभी इस बात को और भी बड़ी जीत मान ली। वो कनक से खुलम खुला बोल भी दी कि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, वरना विवाह तो मैं तेरा होने नहीं दूंगी। कनक ने पूछ लिया कि भाभी, मैंने ऐसा कौन सी गलती कर दिया है कि तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो? तब स्त्री बोली कि जब तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का घर में मौजूद था तो मेरा विवाह चिलर से करने की क्या जरूरत थी? मुझे कमला नहीं तू पसंद हो। कनक बोला कि बहयाई की भी एक सीमा होती है। अरे, जिसके भाग्य में जो लिखा है वो मिल गया है, उसी से स्त्री को संतोष करने चाहिए। और फिर कोई भी स्त्री पुरुष एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। सभी स्त्रियां एक समान ही होती है, तो पुरुष भी एक ही तरह के होते हैं। बस उनका विचार व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। मैं कोई सोने का नहीं बना हूं, मेरा शरीर भी हाड़ मांस का बना है। तुम्हें बस एक पुरुष से संतोष नहीं है, तुम्हें अपनी बुरी आदत सुधारनी चाहिए। स्त्री बोली कि मैं तुमसे कम पर समझौता नहीं कर सकती। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो, विवाह नहीं हो पाएगा। एक दिन मेरे कदमों में आकर नाक रगड़ोगे। कनक समझ गया कि इस लंपट से बात ही करना व्यर्थ है। उधर कनक की मां को खबर लग गई कि बहू ही कनक का विवाह काट रही है।
अपनी बड़ी बहू से बहुत झगड़े भी किए कि तू अपनी इज्जत की भी ख्याल नहीं करती, कि तेरे को लोग क्या कहेंगे, तू तो बहयाई पर उतर आई है, वे लड़की वाले तेरे विषय में क्या सोचेंगे। कनक की मां के तो पहले से ही बहू से बोलचाल बंद थे। वो बेटे को मना कर दी कि कनक तुझे कभी उस लंपट से बात करते देख ली तो जहर खा लूंगी। कनक को क्या पड़ी थी उससे बात करने की, वो अब कमला से भी बात नहीं करता था। कनक की मां ने सोचा बेटे की शादी बहुत गोपनीय ढंग से कर दूं, ताकि किसी को खबर ही ना हो कि कब शादी हो गई। उसने अपने एक रिश्तेदारी के दूर के रिश्ते के भाई से बात चलाई। वो कुछ पैसे लेकर शादियां करा दिया करता था। वो बोला, बहन विवाह कराना तो मेरा चुटकियों का काम है, परंतु तुम्हें भी अपनी अंटी ढीली करनी पड़ेगी। 1000 सोने के मुद्रा लगेंगे। जिस दिन जमा कर दोगी उसके 10वें दिन किसी मंदिर में विवाह करा दूंगा। कनक की मां बोली, भाई लड़की थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, 1000 मैं आज ही तुम्हें दे रही हूं। एक बात का ख्याल रखियो कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने चाहिए। यहां पड़ोसी धर्म अब कोई नहीं निभाता। सुप्रनेखा पड़ोस में डेरा डाले हुए है, इसलिए बहुत बच बचाकर काम करना है। विवाह के बाद ही किसी को पता चले कि कनक की बहू घर में आ गई है। वो दलाल बोला, बहन तुम निफिक्र रहो, तुम चुपचाप शादी की तैयारी करो। आज के 10वें दिन इसी गांव के मंदिर में शादी हो जाएगी। कनक की मां चुपके कपड़ा गहना खरीदने लगी। उधर दलाल को शादी के लिए कोई बिकाऊ लड़की नहीं मिल पाई। वो मजबूर लड़कियों की खरीद बिक्री करता था। अच्छी बात थी कि लड़कियों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करता था। वो किसी भले आदमी से ही उनका विवाह कराता था। पुराने जमाने में वैसे निकम्मे लोग भी होते थे जो बच्चे तो बहुत ज्यादा पैदा कर देते, लेकिन उनकी जिम्मेवारी नहीं उठा पाते थे। उसी तरह की मजबूर लड़कियों के तलाश में दलाल लगा रहता। वो उनका विवाह कराकर मोटी रकम कमा लेता। लेकिन कुछ दिनों से वहां का राजा खुद गरीबों की बेटियों का विवाह करा रहा था, तो गरीब लड़की वाले भी अब दलाल के झांसे में नहीं आ रहे थे। उन्हें पता था कि वो बेटी के यहां से कुछ लेना तो दूर, उसके घर पानी भी नहीं पिता, तो दलाल को कोई वैसा आदमी नहीं मिला। इधर 10वां दिन नजदीक आ रहा था। उसे अब चिंता सताने लगी थी कि 10वां दिन विवाह नहीं होने पर बुढ़िया का पैसा लौटाना पड़ेगा, जो कि मुझसे खर्च हो चुका है। वो दलाल दारू और बुरी स्त्रियों का शौकीन था। उसने आधा से ज्यादा पैसे अपने शौक पूरा करने में उड़ा दिए थे। उसने एक बुरी स्त्री को शादी के लिए मनाने की कोशिश की, तो स्त्री ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया कि मैं धंधे वाली जरूर हूं, परंतु अपने कुछ उसूल भी है। मैं किसी अच्छे भले आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती। मुझे भी भगवान के दरबार में मुंह दिखाने हैं। बेशक मेरे कर्म बुरे हैं, पर उसूल ही मेरी पूंजी है। आप कहीं अन्यत्र प्रयास करो। हमसे भी बुरे स्त्री पुरुष पड़े हुए हैं इस संसार में, आप जाओ वही आजमाओ। दलाल को जैसे मशाला मिल गया। वो स्त्री नहीं मिलने पर किसी पुरुष लौंडा को भी प्रयोग में ला सकता है। वो एक पुरुष नर्तक को शादी के लिए बात चलाया तो वो भड़क उठा। वो बोला, क्यों मुझे पिटवाना चाहते हो? कहीं पुरुष से पुरुष की शादी होती है? तब दलाल ने प्लान समझाया कि तुम्हें वहां रहना थोड़े है, सिर्फ नकली विवाह कर उसके घर जाना है, और उस घर में सिर्फ मां बेटे हैं। रात में उनके पैसों पर झाड़ू मारकर उड़ जाना है। लाखों सवर्ण मुद्रा नकदी है। बुढ़िया के पास लाखों के गहने हैं। अगर तुम वहां से निकल गए तो राजा बन जाओगे, मगर याद रखना ये मेरे प्रयास के बगैर संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना भी पैसा और गहना लेकर भागोगे उसमें आधा हमारा और आधा तुम्हारा। कुछ झिझक के बाद पुरुष नर्तक तैयार हो गया। धन की लालच ऐसा चीज है कि बड़े बड़ों का ईमान डोल जाता है। स्त्री का लोभ बड़े बड़े महर्षि को भी पथभ्रष्ट कर दिया है। डांसर तैयार हो गया। वो बोला कि मुझे अभी 500 सोने के सिक्के दे दो।
दलाल बोला कि बेवकूफ मत बनो। अरे मेरे पास उतने पैसा नहीं है। हाँ, जब तुम लूट मचाकर भागोगे तो 1000 सोने की मुद्रा ज्यादा रख लेना। पुरुष नर्तक उसकी बातों में आ गया। उसे लग रहा था कि एक बार यदि उस घर से हाथ साफ कर लिया तो जिंदगी भर नाचना नहीं पड़ेगा। मैं चैन की बंशी बजाऊंगा, रात दिन लोगों के सामने नृत्य करना, ये भी कोई जिंदगी है। मेरे हाव भाव के चलते मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे तब फिर बीबी तो खुद चलकर आ जाएगी। नर्तक 10वें दिन एक बूढ़ी स्त्री की बेटी बन मंदिर पर आ गया। नर्तन एक बुढ़िया को 50 सोने के सिक्के देकर एक दिन की मां बनने के लिए राजी कर लिया था। वो उसे समझा दिया था कि मंदिर में मेरी शादी मत कराना, क्योंकि मंदिर में असली शादी होती है, नकली नहीं। दलाल भी पहले से मौजूद था। इधर कनक की मां अपने बेटे और एक स्त्री को लेकर पहुंच गई। बोली, भाई अब जल्दी से बेटे की शादी मंदिर में ले चलकर करा दो। तब दलाल बोला, क्या गजब करती हो, खुद ही कहती हो कि शादी के विषय में कोई जानने ना पाए, और अब कहती हो मंदिर में शादी करा दो। अरे तुम्हारे गांव के लोग भरे पड़े हैं इस वक्त मंदिर में। तुम्हारी बड़ी बहू को भी हमने मंदिर के पास देखा है, वो अभी अभी पूजा करके मंदिर से निकली है। अब विशेष रस्म जाकर अपने घर निभाते रहना। यहां एक माला लड़का लड़की के गले में डाल दे और एक माला लड़की लड़का के गले में डाल दे। बस हो गई शादी। ध्यान से देख लो, इतना हट्ठा कट्ठा बहू तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल से ढूंढा हूं। ये रात भर घर का काम करती है। अब नई नवेली है तो रात में घर का सारा काम करेगी, दिन में सोएगी। कनक की मां उस नर्तक बहू को देखी तो बहुत खुश हुई। पुरुषों जैसे चौड़े हाथ, लंबे लंबे पैर, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा ललाट। कनक की मां के उम्मीद के अनुसार ही बहू मिली थी। उसने अपने मुंहबोले भाई को खुश होकर 200 स्वर्ण मुद्रा और दे दिए। वो बहू लेकर घर आ गई और अपने बक्से अलमारी की चाबी बहू को सौंप दी। उसने अपने गहने और घर के सारे पैसे बहू के हवाले कर दिया। बोली कि तुम अपना घर संभालो, आज से ये तेरा घर हुआ, तू इस घर की मालकिन हुई। दिन में कनक की मां ने सारे रस्म पूरे करा दिए। रात को जब सुहाग की रात आई तो बहू सास से बोली कि हाय राम, मैं 7 दिन तक ये सब नहीं कर सकती। मेरे मां का कहना है कि शादी के 7 दिनों में अगर पति से संबंध बनाओगी तो तुम्हारे पति की उम्र कम हो जाएगी। मैं अपने प्यारे पति की उम्र कम नहीं कर सकती। कनक की मां बोली, कोई बात नहीं बेटा, 7 दिन कौन ब्रह्मा के दिन होते हैं, तुम जैसा उचित समझो वही करो। अब कनक के मां को थोड़े पता था कि ये 7 दिन ही ब्रह्मा के दिन होते हैं। इन 7 दिन में ही आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, क्योंकि सप्ताह में कोई 8वां दिन होता ही नहीं है। उधर नर्तक को किसी तरह कनक की मां को विश्वास में लेना था, नहीं तो उसकी पोल पट्टी खुल जाती। जब रात हुई तो नर्तक भागने का जुगाड़ बनाने लगा, परंतु कहते हैं ना कि खुशियों की रात को किसे नींद आई है और दुख वाली रात में कौन भला सोया है। तो कनक की मां रात भर जागती रही। उधर कनक घर में नई पत्नी आने के बाद भी अकेला सोया था, तो उसे भला नींद कैसे आती। अब बार बार उठकर नर्तक देखता कि बुढ़िया सोई कि नहीं। भोर में थोड़ी कनक की मां को नींद आ गई। बस नर्तक को मौका मिल गया। वो घर के बहुत सारे पैसे और गहना लेकर भाग चला। पैरों की आहट सुन कनक की जाग गई। उसने एक सपना देख लिया था कि बहुत सारा पैसा लेकर भाग गई है। नींद खुलते ही कनक की मां बक्से और अलमारी तरफ भागी। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। सारी अलमारी खाली थी, बक्सा में तो कुछ था ही नहीं। वो इधर उधर भागकर घर में बहू को ढूंढने लगी, मगर बहू घर में हो तब तो मिले। कनक की मां अपने बेटे कनक को जगाई और बोली, बेटा जल्दी उठ। लुटेरी बहू सारे पैसे और गहने लेकर अपने किसी प्रेमी संग भाग गई है। कनक हड़बड़ाकर उठा और अपने आस पास के लोगों को
लेकर ढूंढने निकल पड़ा। भोर का समय था। गांव की स्त्रियां फ्रेश होने घर से निकली हुई थी। उसने बताया कि एक स्त्री जरूर उधर आई थी, परंतु वो अपने कपड़े उतार दौड़ लगा दी। उसने साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सब उतार कर फेंक दिया था। कनक बोला, तो क्या वो नंगा होकर गई है? तब स्त्रियां बताई कि वो गई नहीं, वल्की गया है। वो पुरुष था। तुम जल्दी पीछा करो, नहीं तो फिर पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। गांवों में सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह के मौकों पर दुश्मन भी साथ में सहयोग को खड़े हो जाते हैं। सबने दौड़ लगाई और थोड़ी देर में नर्तक पकड़ लिया गया। लोगों ने उसे बहुत मारा पीटा और उससे पैसे और गहने वापस ले लिए। नर्तक ने बताया कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, सब दोष उस दलाल का है। आप उसे ही पकड़ें, वो यही कहीं आसपास छुपा होगा। कनक उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। कनक गांव वालों बोला, इस नर्तक को छोड़ दो, इसे साथ घर ले जाकर हम अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकते। ऐसे ही अब हमारा इंसल्ट हो चुका है, जो भी सुनेगा हम पर खूब हंसेगा। इधर जब ये बात कनक की भाभी सुनी तो बहुत खुश हुई। अब वो रोज देवर को गाहे बगाहे ताने सुना देती। कुछ लोगों को स्त्री तो मिलती नहीं, तो पुरुष से ही शादी रचाने चलते हैं। अरे इस जन्म में शादी की बात भूल ही जाओ। अरे अब भी वक्त है, मेरे पास आ जाओ। हालांकि कनक भाभी से कोई बात नहीं करता था। उसने भाभी का कोई जवाब नहीं दिया। कनक अपनी मां से बहुत नाराज था कि मां, तुम उल्टे सीधे काम कर मेरी बहुत बेइज्जती करा चुकी हो। अब कभी मेरी शादी का ख्याल भी मन में मत लाना। मैं अब जिंदगी भर शादी नहीं करने वाला। उधर कनक की भाभी की एक बहन थी। उसका नाम पुष्पा था। वो बाल विधवा थी। उसके विवाह के कुछ दिन बाद ही उसका पति मर चुका था। उसका जब विवाह हुआ था तब उसे पता भी नहीं था। वो कभी ससुराल नहीं गई थी। वो अपने पति का मुंह भी नहीं देख पाई थी कि विधवा हो गई थी। पुष्पा को भाई और भौजाई मिलकर बहुत कष्ट देते। उसे भोजन देने से पहले रोज ये ताना सुना देते कि तू तो कुलक्षणी है, अपने पति को खा गई। जब कभी कनक की भाभी मायका जाती तो बहन को ताने सुनाने में पीछे नहीं रहती। कहती, कुलक्षणी ना जाने कितनों को मार कर मरेगी। अरे इसे डूब मरने को नदी नाला भी नहीं मिलता। उसे भाई और भाभी के ताने का उतना दुख नहीं हुआ जितना कि बहन के ताने का हुआ। उसने मन में ठान लिया कि अब जीने से कोई फायदा नहीं। वो नदी में डूबने के लिए निकल पड़ी। संयोग से उसे रास्ते में कनक मिल गया। वो पुष्पा से पूछा, साली साहिबा, अकेले अकेले किसकी तलाश में जा रही हो? वो कुछ नहीं बोली, बल्कि रोने लगी। उसे कनक की बात का बुरा लगा कि कोई यदि पहली बार मिलता है तो ऐसे हाल पूछता है। माना कि मेरी बहन बुरी है, कनक को दुख पहुंचाई है, लेकिन मैंने तो कनक का कुछ नहीं बिगाड़ा है। कनक पुष्पा के चेहरे के भाव को समझ गया। बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया। क्या मेरी बातों को बुरा मान गई हो? तो मुझे क्षमा कर दो। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तो साली के नाते मजाक कर रहा था। उधर पुष्पा के मन में एक विचार आ गया। वो मन में सोची, अच्छा मौका है, अब मैं मरूंगी नहीं, बल्कि बहन के छाती पर बैठकर मूंग दलूंगी। वो कनक से बोली कि नहीं, मैं भला कभी आपकी बात को बुरा मान सकती हूं। अरे हमारा और आपका नाता ही है मजाक का। वो बोली कि सच तो ये है कि मैं आपसे मिलने चली थी। आखिर हम कब तक मजाक से मन बहलाएंगे? इसे हम हकीकत में भी तो बदल सकते हैं। देखो, मैं अपनी भाभी, भाई और बहन के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी हूं। अब एक तुम्हारा ही सहारा मुझे दिखा। अगर तुम अपना लोगे तो तुम्हारे साथ चलूंगी, नहीं तो नदी में डूब कर मर जाऊंगी। कनक बोला, अरे साली साहिबा, ऐसा गजब मत करना। अरे तुम एकदम गंगाजल की तरह शुद्ध हो, निर्मल हो। तुम कुलक्षणी नहीं हो, तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो। अगर कोई तुम्हारे लिए गलत बोलता है तो उसके मुख में जहर है।
कनक ने भी मन में सोच लिया था कि भाभी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और अपनी बहन की भी। अगर ये मेरे से विवाह की बात कर रही है तो इनकार नहीं करूंगा। वो बोला, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम चाहो तो तुमसे शादी को अभी तैयार हूं। पुष्पा बोली, मैं तो तुम्हारे सहारे के लिए ही घर से निकल पड़ी हूं। अब आगे बढ़ो और मुझे थाम लो। कनक घर न आकर पहले मंदिर गया। भगवान की साक्षी मानकर पुष्पा से विवाह कर लिया और उसे घर ले आया। कनक की मां बहुत खुश हुई। बोली कि बेटा, तुमने मुझे अपार खुशी दे दिया है। आज मैं मूसल से ढोल बजाऊंगी। बहुत वर्षों से झूलन की हाल पागलों वाली थी। वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। कनक अब रुका नहीं। अपने भाई कमला से आशीर्वाद लेने गया और भाभी से बोला कि भाभी, मैंने इसी जन्म में और तुम्हारी बहन से विवाह कर लिया है। भाभी बोली, आय हाय, तूने ये क्या कर दिया? कुलक्षणी से विवाह कर लिया। कनक बोला, खबरदार, जो मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी को कुलक्षणी बोली तो कुलक्षणी तो तुम लोग खुद हो, जो हीरे को पहचान ना सके। ये तो मेरे लिए भाग्य लक्ष्मी है। जिस बहन को वो निरादर करती थी, ताने देती थी, वो बराबरी में आकर बैठ गई थी, वो भी बहुत सुशील सुंदर पति के साथ। कमला कनक के सामने चूहे जैसा था। कहते हैं कोई किसी का भाग्य नहीं छिन सकता। किस्मत में यदि सुख है तो मिलकर रहता है, दुख तो इंसान खुद पैदा करता है। कनक अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ रहने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाइप करें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।